3.3 प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में हमें 6 पार्ट दिए हुए हैं और प्रत्येक पार्ट के लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहला जो हमारे पास बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि x + y = 14 और x - y = 4। तो इस समीकरण युग्म को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है कि एक वस्तु की जगह पर दूसरी वस्तु रखना। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक रेड मार्कर है, इस रेड मार्कर को हटा करके इसकी जगह पर मैं ये ब्लैक रख देता हूँ, तो मैंने रेड की जगह पर ब्लैक को प्रतिस्थापित कर दिया है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर करनी है। देखिए क्या है, स्टेप्स को ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है x + y = 14 और x - y = 4। इसे समीकरण 1 मान लीजिए और इसे समीकरण 2 मान लीजिए। तो यहाँ x और y दो चर हैं। किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान हम ज्ञात करेंगे। जैसे मैं दूसरे समीकरण से x का मान ज्ञात करता हूँ। x = y को राइट साइड में ले जाइए 4 + y। एक चर का मान दूसरे चर के रूप में हमें एक समीकरण से ज्ञात करना है। वो आपकी मर्जी, जिसमें से आपको आसान लगे उस समीकरण में से आप एक चर का मान दूसरे चर के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। चाहे तो y का मान x के रूप में ज्ञात कर लीजिए, चाहे x का y के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ x का मान ज्ञात कर लिया y के रूप में, तो इसे मैं समीकरण 3 का नाम दे देता हूँ। अब देखिए कि जैसे ये मान हमने निकाला कहाँ से, सेकंड समीकरण से, दूसरे समीकरण से। अब ये मान उठा करके जब दूसरे से निकाला तो इसको उठा के पहले में रख देते हैं कि x की जगह पर 4 + y पहले में रखना है। ये ध्यान रखना है कि अगर आपने ये मान दूसरे समीकरण से निकाला है तो इसको उठा के पहले में रखना है, और पहले में से ये मान ज्ञात किया तो इसको दूसरे में रखना है। तो क्योंकि मैंने ये x = 4 + y दूसरे में से ज्ञात किया है तो इसको उठा के पहले में रखूँगा। लिखूँगा अभी यहाँ पर x = 4 + y समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या होगा। अब x = 4 + y समीकरण 1 में रखने पर देखिए 1 में x यहाँ पर है, x की जगह क्या रखूँगा 4 + y, तो यहाँ रख देते हैं 4 + y, फिर ये वाला प्लस, ये देखिए x की जगह पुट किया, फिर मैंने ये प्लस, फिर y = 14 और 4 + y को हम क्या कह सकते हैं 2y = 14 और 2y = 14, ये 4 राइट में ले जाइए, माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 2y = 14 - 4 10 हो जाएगा और y = 10/2, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, तो y = 5। अब देखिए y = 5 जो आया है उसे आप चाहो तो समीकरण 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं या 3 में रख देते हैं। तो y = 5 समीकरण 3 में रखने पर, ये आपकी मर्जी है, चाहे 1 में रखें, 2 में रखें, 3 में रखें, x की वैल्यू सेम आएगी। x = 4 + 5, 4 + 5 कितना हो गया 9, अतः x = 9 तथा y = 5 दिए गए समीकरण युग्म का हल है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखिए x - t = 3 और दूसरा समीकरण जो दिया है s/3
प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो इसे मैं समीकरण 1 मानूंगा और इसे समीकरण 2। अब दूसरे समीकरण में देखिए कुछ संख्याएं जो है वटे में दे रखी हैं, भिन्न के रूप में दे रखी है। तो पहले हमें इस समीकरण को ठीक करना होगा। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है? 3 दूनी 6 आता है। तो इस समीकरण को दोनों तरफ 6 से गुणा कर दीजिए। समीकरण 2 को दोनों ओर 6 से गुणा करने पर 6 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा। इसको जैसे मैं 6 से गुणा करूँगा, इसको भी 6 से गुणा करूँगा, इधर भी 6 से गुणा करूँगा। तो 3 दूनी 6, 2 3 6 और 6 6 के 36। तो ये बनेगा हमारे पास 2s प्लस 3t बराबर 36। अभी तक मैंने प्रतिस्थापन विधि का कोई प्रयोग नहीं किया, मैंने जस्ट सेकंड समीकरण का रूप चेंज किया है, रूप बदला है। अब देखिए कि हम पहले और तीसरे समीकरण को सॉल्व करेंगे, क्योंकि दूसरा और तीसरा तो सेम ही है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा हो गया है। तो अब यहाँ से देखिए कि हम एक चर की वैल्यू ज्ञात करेंगे दूसरे के रूप में। तो हम यहाँ से आसानी से देख पा रहे हैं कि पहले समीकरण से s की वैल्यू निकालना आसान है। तो जहाँ से आसान होगा वहीं से हम एक चर की वैल्यू दूसरे चर के रूप में ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 से हमें क्या प्राप्त होगा कि s बराबर 3 तो राइट में पड़ा, ये t को और लीजिए, t माइनस का है, राइट हैंड साइड में जा कर के प्लस का हो जाएगा। तो इसे समीकरण हम 4 का नाम देंगे। तो अब देखिए कि s बराबर 3 प्लस टी निकाला कहाँ से? फर्स्ट से। रखें कहाँ पे? थर्ड में। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सेकंड में से निकाल के फर्स्ट में रखा था, अब फर्स्ट से निकाल के थर्ड में रखें, क्योंकि सेकंड और थर्ड तो सेम ही है इस क्वेश्चन में। अब s बराबर 3 प्लस टी रखेंगे, 2 गुणा में 3 प्लस टी प्लस में 3t बराबर 36। 2 की 3 के साथ गुणा 6, 2 की t के साथ 2t प्लस 3t बराबर 36। 6 प्लस 5t बराबर 36। अब 5t बराबर 36 राइट में पड़ा है, 6 को और ले जाइए, 6 इधर प्लस का है, राइट हैंड साइड में जा कर के माइनस का हो जाएगा। तो 5t बराबर 36 माइनस 6 30, t बराबर 30 बटे 5, 5 एकम 5, 5 छिके 30। तो t बराबर 6। यहाँ इम्प्लाइज का निशान या फिर या लिख दीजिए। t बराबर 6 समीकरण 4 में पुट कर दीजिए। t बराबर 6 समीकरण 4 में रखने पर क्या आएगा? s बराबर 3 प्लस 6 9। तो इसलिए s बराबर 9 तथा t बराबर 6 दिए गए समीकरण युग्म का हल है। अब देखिए कि हमें एग्ज़ाम में ये चेक करना हो कि हमारा सम ठीक है या गलत है। इसके लिए ये 9 और 6 आप इन दोनों समीकरणों में पुट करके देख लीजिए। s बराबर 9 और t बराबर 6, 9 में 6 गए 3। इसी तरह से इसमें भी पुट करके देखें, अगर राइट हैंड साइड में 6 आता है तो हमारा आंसर सही है।
अब फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट को देख के स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर ये हम अपने आप कर लेंगे, फर्स्ट जैसा ही है। वैसे तो फर्स्ट जैसा ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, तो आप ध्यान से देखें इसे भी। थर्ड पार्ट का जो हल है उसमें 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9, इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मानेंगे। फिर वही करेंगे कि पहले समीकरण से एक चर की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ देखिए पहले चर में से y की वैल्यू निकालना मुझे आसान लग रहा है, तो मैं पहले समीकरण में से y की वैल्यू ज्ञात कर लेता हूँ कि y राइट में ले गया, 3 लेफ्ट में ले आया। ओके, तो देखिए अगर ना समझ में दोबारा बता रहा हूँ कि जैसे ये हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 3, तो 3x 3 लेफ्ट में ले आइए और y माइनस का है राइट साइड में जा कर के प्लस का हो जाएगा। तो y बराबर 3x माइनस 3, y बराबर 3x माइनस 3, इस तरह से लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में मैंने लिख दिया है। आगे देखिए कि y की वैल्यू कहाँ से निकाली, फर्स्ट में से, रखेंगे कहाँ पे, सेकंड में से। तो ध्यान रहे कि जिस समीकरण में से आपने चर का मान दूसरे चर के रूप में प्राप्त किया है उसी समीकरण में वापस वैल्यू पुट मत कर देना, दूसरे में करना है। तो y बराबर 3x माइनस 3 समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, 9x माइनस 3, y की जगह पर हम रखेंगे 3x माइनस 3 बराबर 9। तो देखिए 9x माइनस 3 दिए, 9x प्लस का 9 बराबर 9, यहाँ प्लस का 9x और माइनस का 9x घटेगा, 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 बराबर 9। तो देखिए यहाँ पर x का कोई भी मान हो, यह है x के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। और x के प्रत्येक मान के लिए y का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं, तथा x के प्रत्येक मान के लिए y बराबर 3x माइनस 3 है। तो x का तो हम जितनी मर्जी अपरिमित रूप से अनेक मान ले सकते हैं, तो y के भी अपरिमित रूप से अनेक मान आ जाएंगे। इसलिए दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल है। अतः दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, जहाँ का कोई भी मान लिया जा सकता है तथा y बराबर 3x माइनस 3 होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। आपको दशमलव से घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक समीकरण को दोनों तरफ 10 से गुणा कर दें, एक बिल्कुल सिंपल
समीकरण में आ जाएगा। दोनों समीकरणों को दोनों ओर 10 से गुणा करने पर क्या आएगा। देखिए पहला समीकरण क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13, और दूसरा समीकरण बन जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। इस समीकरण को मैं समीकरण 3 का नाम दे देता हूँ और इसको 4 का। अब समीकरण 3 से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। समीकरण 3 से 2x बराबर 13 माइनस 3y और x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, इसे 5 का नाम दे देते हैं। तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 समीकरण 3 से निकाला हमने, 4 में पुट कर देते हैं। x का यह मान समीकरण 4 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर 4 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 के अंदर गुणा कीजिए, 13 दूनी 26 और माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23। अब आगे देखिए, ये 26 जब राइट साइड में जाएंगे तो माइनस के 26 हो जाएंगे, माइनस 6y प्लस के 5y हो जाएगा माइनस y बराबर 23 माइनस 26, या y बराबर माइनस y बराबर माइनस 3, या फिर y बराबर 3। y बराबर 3 समीकरण 5 में रख दें। y बराबर 3 समीकरण 5 में रखने पर क्या आएगा, x बराबर 13 माइनस 3 और y की जगह पर 3 रख दिया बटे 2, 13 माइनस 9 बटे 2, यानी 13 में से 9 गए 4, 4 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर आ जाता है 2। तो x बराबर 2 प्राप्त हुआ। अतः y बराबर 3 तथा x बराबर 2 दिए गए समीकरण युग्म का हल होगा। अब आगे पहले क्वेश्चन का 5वां पार्ट आता है। वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0 और वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0। कई बार स्टूडेंट्स जो है वो इस वर्गमूल को देख करके घबरा जाते हैं। आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर हम वर्गमूल से संबंधित विशेष कोई फार्मूला लगा तो उससे मैं साथ के साथ बताता जाऊँगा। तो यहाँ से देखिए, इसे समीकरण 1 माने और इसे समीकरण 2 माने। समीकरण 2 से मुझे लग रहा है कि आसान है x की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो समीकरण 2 से हमें प्राप्त होगा कि वर्गमूल 3x बराबर वर्गमूल 8y, क्योंकि साइड माइनस का राइट साइड में जाकर के प्लस हो जाएगा, 0 प्लस समथिंग वो समथिंग रहता है। तो x बराबर क्या आएगा, वर्गमूल 8 बटे वर्गमूल 3y।
इसे हम समीकरण 3 का नाम दे देते हैं। अब देखिए x का मान हमने y के रूप में प्राप्त कर लिया है। अब इस मान को हमने 2 से ज्ञात किया है तो 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, अर्थात 1 में रखेंगे। x का यह मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर क्या आएगा, वर्गमूल 2 और x की जगह पर ये पूरा वर्गमूल 8 बटे वर्गमूल 3 गुणा y प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0। अब देखिए वर्गमूल 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्गमूल 8 के मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूँ, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब एक पेयर तो कंप्लीट हो गया, तो वर्गमूल 8 को मैं लिख सकता हूँ, जो पेयर कंप्लीट हो गया उसको एक बार बिना वर्गमूल का लिख दिया, जिसका पेयर कंप्लीट नहीं हुआ उसको वर्गमूल लगा करके लिख सकते हैं। तो वर्गमूल 8 को इस रूप में लिख दें, तो वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 8 को मैं लिखूँगा 2 वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 3y। देखिए यहाँ पर मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया है, वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 रख दिया, सिर्फ इसको चेंज किया है, वर्गमूल 8 को 2 वर्गमूल 2 रख दिया है, बटे वर्गमूल 3 जो था वही रखा, प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0। अब वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, अब देखिए याद रखिएगा कि वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर, क्योंकि वर्गमूल का मतलब होता है 1/2 पावर, और जब आधार सेम हो तो गुणा करते समय पावर ऐड हो जाती है, तो हाफ प्लस हाफ 1 होता है कंप्लीट, आधा प्लस आधा 1। तो इसी तरह से याद रखें, जब भी वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 करेंगे तो वो 3 होता है, वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 करेंगे तो वो 5 होता है। इन चीज़ों का हम बार बार यूज़ करेंगे 10th क्लास के मैथ में, इसलिए इनको अच्छी तरह से याद रख लें। वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 बटे वर्गमूल 3। अब देखिए वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 की गुणा होगी 2, 2 दूनी 4 बटे वर्गमूल 3 y प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0। अब देखिए यहाँ नीचे वर्गमूल 3 रह गया, इस वर्गमूल 3 को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों तरफ वर्गमूल 3 से गुणा करूँगा, दोनों तरफ वर्गमूल 3 से गुणा करने पर क्या होगा, देखिए जिसे मैं एक बार रफ करके दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कैंसिल हो जाएगा, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा 3 हो जाएगी, 0 गुणा वर्गमूल 3 0 हो जाएगा। देखिए क्या लिखूँ यहाँ, 4y प्लस वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा 3y, अभी मैंने बताया था यहाँ पर वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा 3y बराबर 0, अर्थात यहाँ से 3y, यहाँ से 4y प्लस 3y 7y बराबर 0, या फिर y बराबर 0। y बराबर 0 समीकरण 3 में पुट करने पर x बराबर वर्गमूल 8 बटे वर्गमूल 3 गुणा 0, 0 गुणा कुछ भी हो 0 ही होता है, तो x बराबर क्या आएगा 0। अतः x बराबर 0,
तथा y बराबर 0 दिए गए समीकरण युग्म का हल है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट देखिए। 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 और x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो अब देखिए, इस तरह से अगर बटे में लिखे हो तो हम एलसीएम ले करके जो भी एलसीएम आता है उसी संख्या से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। तो यहाँ 2 और 3 का एलसीएम पहले समीकरण में भी 6 आता है और दूसरे समीकरण में 3, 2 और 6 का एलसीएम भी 6 आता है। तो दोनों समीकरणों को दोनों तरफ 6 से गुणा करने पर, वैसे यहाँ तो दोनों का सेम एलसीएम आ रहा है। अगर अलग अलग एलसीएम भी आ रहा हो तो भी कोई बात नहीं। मान लीजिए इसका एलसीएम 6 आ रहा हो, इसका कुछ और आ रहा हो, तो इसको 6 से गुणा कर दें, इसका जो एलसीएम आ रहा हो उससे गुणा कर दें। तो यहाँ पर देखिए कि इसको 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 से गुणा करेंगे तो 2 तिये 6 और 3 दूनी 6। ये काम आपने रफ में करके देखना है। और 3 तिये 9x और -5 दूनी 10y बराबर -12। और इस समीकरण से इसको भी हमें दोनों तरफ 6 से गुणा करनी, क्योंकि यहाँ पर भी एलसीएम कितना है, 6 ही है। तो 3 दूनी 6, 2 तिये 6 और 6 से 6 कैंसिल। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। तो इसे समीकरण 1 मान ले और इसे समीकरण 2 मान ले। और फिर देखिए, पहले समीकरण से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। समीकरण 1 से 9x बराबर 10y राइट में चला जाएगा, माइनस के 12 पहले से पड़े हैं, या फिर x बराबर 10y - 12/9। इसे समीकरण 3 मान लेंगे। ये x की वैल्यू फाइंड आउट कहाँ से की, फर्स्ट से, रखें कहाँ पर, सेकंड में। x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर दो में रखें तो 2x की जगह पर ही ये पुट करना है, 10y - 12/9 प्लस 3y बराबर 13। अब देखिए, ये बटे में 9 है, इसको ख़त्म करने के लिए मैं दोनों तरफ क्या करूँगा, 9 से गुणा करूँगा। जब 9 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा कि यहाँ पर 9 से गुणा किया, यहाँ भी 9 से गुणा किया और यहाँ पर भी 9 से गुणा करूँगा। तो 9 से गुणा करूँगा तो ये तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 की 10 के साथ गुणा, 20y - 24 प्लस 9 तिये 27y बराबर 13 में 117। अब 20y प्लस 27y कितना आ गया, 47y, माइनस के 24 राइट में जाकर के प्लस हो जाएंगे, 117 प्लस 24 ये आएगा 141। यहाँ से y की वैल्यू होगी 141/47, 47 एकम 47, 47 तिये 141 होता है। तो यहाँ से y बराबर 3 आ गया। अब y बराबर 3 जो है, ये समीकरण 3 में पुट कर देते हैं। y बराबर 3 समीकरण 3 में
रखने पर क्या आएगा, x बराबर 10, y की जगह रखेंगे 3 माइनस 12/9, 30 माइनस 12 18/9, 9 1 9 9 दूनी 18, तो x बराबर 2। तो x बराबर 2 और y बराबर 3 दिए गए समीकरण युग्म का हल होगा। तो यहाँ में गिवन है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24। इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ से मुझे दूसरे समीकरण में से x की वैल्यू निकालना आसान लग रहा है, तो समीकरण 2 से क्या आएगा, 2x बराबर 4y राइट में ले जाइए प्लस का हो जाएगा, -24 पहले से पड़ा है, या फिर x बराबर 4y माइनस 24/2। अब x का ये मान हमने कहाँ से ज्ञात किया है, समीकरण 2 से। अब पुट कहाँ करेंगे, समीकरण 1 में। अब देखिए समीकरण 1 में 2, x की जगह पर ये पूरा रखेंगे, 4y माइनस 24/2 प्लस 3y बराबर 11। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 4y माइनस 24 प्लस 3y बराबर 11। 4y प्लस 3y ये हो गया 7y, और 24 राइट साइड में जाके प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 11 35, और यहाँ से y बराबर 35/7, 7 एकम 7 7 5 35, 7 एकम 7 7 5 35, इसलिए y बराबर 5। y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, तो 4 y की जगह रखेंगे 5 माइनस 24 और बटे में क्या है 2, तो 5 के 20 माइनस 24 बटे 2, 20 माइनस 24 ये आ गया -4 बटे 2, 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये आ गया -2, तो x बराबर -2। तो एक बार हमने जो x और y की वैल्यू फाइंड आउट की उनको चेक कर लेते हैं कि हमारा सही है या गलत है। x की जगह पर -2 रखें तो -2 दूनी 4, माइनस का 4, और y कितना 5 5 दिए 15 प्लस के 15, 15 माइनस 4 11, तो ये इसको संतुष्ट करता है। इसी तरह से इसमें रखेंगे तो -2 दूनी माइनस का 4 और -4 5 20 -24, तो यहाँ पर दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब x और y की ये दोनों वैल्यू जो है बिल्कुल करेक्ट हैं। ये x y की जो वैल्यू है, ये m का मान ज्ञात करने के लिए जो तीसरा हमें दे रखा y = mx + 3, इसमें पुट कर देते हैं। तो x बराबर -2 और y बराबर 5, y बराबर mx + 3 में रखने पर क्या आएगा, y की जगह रखेंगे 5, m की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, x की जगह रखेंगे -2 प्लस 3। अब ये हो गया 3 लेफ्ट साइड में लेंगे, 2 बराबर -2m, या फिर m बराबर 2/-2, 2 से 2 कैंसिल, -1, तो m बराबर -1। आगे देखिए प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, दो संख्याओं का अंतर 26 है
और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं इनमें से बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। अब पहली शर्त दे रखी है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट क्वेश्चन x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है 26। हिंदी में लिखना चाहे तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार x माइनस वाई बराबर 26, क्योंकि अंतर 26 है तो x में से y घटाएंगे 26। इसको समीकरण 1 का नाम दे दें। दूसरी शर्त यह है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है। x जो है क्योंकि ये बड़ी है तो y की 3 गुना है, यानी y छोटी है। छोटी वाले को 3 से गुणा करूँगा तब ये x के बराबर पहुँचेगी, या x माइनस 3y बराबर 0। ये दूसरा समीकरण हो गया। तो दूसरे समीकरण से हम x का मान ज्ञात करेंगे। समीकरण 2 से क्या आएगा, x बराबर 3y। x बराबर 3y समीकरण 1 में पुट कर दें। x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में x बराबर 3y रखेंगे तो 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से 1y घटेगा तो बचेगा 2y। 2y बराबर 26, या y बराबर 26/2 अर्थात 13 आ जाएगा। तो y बराबर 13, एक चर का मान आ गया यहाँ से। y बराबर 13 समीकरण 3 में रख दें। y बराबर 13 समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 3 गुणा 13, 3 गुणा 13 हो गया 39। तो x बराबर 39। तो दो संख्याएं जो है वो आ गई 39 और 13। अतः दो संख्याएं बराबर 39 और 13। दोनों का अंतर देखिए कितना है, 26 है, और एक संख्या दूसरी की 3 गुना भी है। इसलिए हमारे जो वैल्यू में जो वैल्यू हमारे पास आई है बिल्कुल सही। अब तीसरे क्वेश्चन का दूसरा भाग, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण कौन से होते हैं? दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वो संपूरक कोण होते हैं। तो यहाँ पर माना बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y। तो प्रश्नानुसार क्या है, क्योंकि कोण कैसे दे रखे हैं, संपूरक कोण कौन से होते हैं जिनका योग कितना हो 180 डिग्री हो। तो दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री, और बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़े कोण और छोटे कोण का जो अंतर है वो कितना है 18 डिग्री है। तो यहाँ पर ये समीकरण 1 आ गया और ये समीकरण 2 आ गया। 0 थोड़ा बड़ा लिख दें, डिग्री में मिक्स ना हो। अब दूसरे समीकरण से अब देखिए, दूसरे समीकरण से मुझे आसान लग रहा है x की वैल्यू निकालना, इसलिए मैं दूसरे समीकरण से वैल्यू निकाल रहा हूँ। x बराबर 18 प्लस y।
इसे समीकरण 3 का नाम दे देता हूँ। और ये जो x का मान है वापस 1 में पुट कर दूंगा। x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा। x की जगह क्या रखूँ समीकरण 1 में 18 प्लस y, फिर ये प्लस का निशान और ये कि y बराबर 180 डिग्री। तो ये 18 प्लस 2y बराबर 18 डिग्री है 180 डिग्री। और या फिर 2y बराबर 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, या 2y बराबर 10 में से 8 गए 2, 7 में से 1 गए 6, 162। और या y बराबर आ जाएगा, इसको 2 से भाग करेंगे 2, 8, 16, 81 डिग्री। y बराबर 81 हम समीकरण 3 में रख देते हैं। y बराबर 81 डिग्री समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 18 डिग्री प्लस 81 डिग्री, 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो यह आ जाता है 99 डिग्री। तो x बराबर 99 डिग्री और y बराबर 81 डिग्री जो है दी गई समस्या का हल है। तो यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो x बराबर 99 डिग्री और y बराबर 81 डिग्री दी गई समस्या का हल है। यहाँ से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि दोनों का योग देखिए 81 प्लस 99 180 डिग्री होता है, और दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें तो 18 डिग्री का डिफरेंस है। अब थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक बॉल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये और एक गेंद या बॉल का मूल्य y रुपये। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार 7 बल्ले तथा 6 गेंदे हैं। एक बल्ले का x है तो 7 बल्लों का कितना हो जाएगा 7x, और एक गेंद का y है तो 6 गेंदों का हो जाएगा 6y, और उनका कुल मूल्य, कुल अर्थात इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 3,800। ये पहली शर्त के अनुसार एक समीकरण आ गया। दूसरी शर्त क्या कहता है कि 3 बल्ले, एक बल्ले का x है तो 3 बल्लों का 3x हो जाएगा, तथा 5 गेंदे, एक गेंद का y है तो 5 गेंदों का 5y, इन दोनों का टोटल मूल्य है 1,750। ये दूसरा समीकरण आ गया है। तो अब वही प्रतिस्थापन विधि से हम इसको हल करेंगे। तो किसी एक समीकरण से एक चर की वैल्यू याद कर लीजिएगा। तो समीकरण 2 से मैं x की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। 3x बराबर 1,750 माइनस 5y, या x बराबर आ जाए 1,750 माइनस 5y बटे 3। इसे समीकरण 3 का नाम दे देते हैं। x का ये मान हमने कहाँ से निकाला, 2 से पुट कहाँ करेंगे 1 में। x का यह मान समीकरण
1 में रखने पर क्या होगा, 7 गुणा 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800। अब देखिए नीचे जो 3 है इसको फिनिश करने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ 3 से गुणा कर दूँगा। 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 7 की जब 1750 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 12250। 7 के अंदर 5 से गुणा करेंगे और साथ में माइनस का निशान है तो 7 5 35 माइनस का 35y और 3 6 के 18y और 3800 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 11400। अब देखिए कि माइनस के 35y प्लस के 18y, ये आगे माइनस के 17y और 12250 को राइट में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए -17y बराबर जब ये घटाएंगे तो -850 या फिर y बराबर -850 बटे -17, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 17 5 85 या y बराबर 50। y बराबर 50 जब हम यहाँ रखेंगे तो x बराबर 1750 माइनस 5 गुणा 50 बटे 3, तो 1750 माइनस 250 बटे 3, तो ये घटाएंगे तो ये बचेगा 1500, 1500 बटे 3, ये आ जाएगा 500, तो x बराबर 500। तो बल्ले का मूल्य आ जाएगा 500 रुपये और बाल का मूल्य आ जाएगा 50 रुपये। तो यहाँ लिखे जाता है एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये और एक बॉल का मूल्य 50 रुपये। आगे थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा व प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अब देखिए कि नियत भाड़े का अर्थ क्या है कि जैसे ये टैक्सी है, इस टैक्सी में अगर हम बैठते हैं तो एक फिक्स किराया तो लगे ही लगेगा। उसके बाद ये टैक्सी जितना किलोमीटर जाएगी, 1 किलोमीटर जाएगी या 2 जाएगी 3 जाएगी, प्रति किलोमीटर के हिसाब से आगे किराया और लगेगा। तो मान लेते हैं कि प्रति किलोमीटर किराया y है और नियत किराया जो फिक्स किराया है वो x है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं माना नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो 10 किलोमीटर जाना है तो एक फिक्स किराया जो है नियत किराया वो तो लगे ही लगेगा और 1 किलोमीटर का किराया कितना है y है तो 10y हो जाएगा और टोटल कितना दिया हुआ है 105। ये एक समीकरण प्राप्त हो गया। इसी तरह से दूसरी शर्त क्या दी हुई है, 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो 15 किलोमीटर की दूरी जाना है तो भी नियत भाड़ा तो लगे ही लगेगा और 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना लगेगा, 1 किलोमीटर का y है तो 15 का 15y हो जाएगा जो किसके बराबर होगा 155 के बराबर। ये समीकरण 2 हो गया।
अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 से x बराबर 105 माइनस 10y, इसे मैं समीकरण 3 का नाम दूंगा। और x का ये मान मैंने ज्ञात कहाँ से किया, 1 में, पुट कहाँ करूँगा, 2 में। x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, x की जगह रखूँगा 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। माइनस के 10y है, प्लस के 15y है, तो ये बच गया 5y बराबर 155 माइनस, क्योंकि इधर प्लस का 105 राइट में जाकर के माइनस हो जाएगा, या 5y बराबर हो जाएगा 50, या y बराबर 10। तो प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है y बराबर 10, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वो कितना आ गया, 10 रुपये। अब y बराबर 10 जो है समीकरण 3 में रखने पर, y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर 105 माइनस 10 गुणा 10, 105 माइनस 100, 5, तो x बराबर जो है 5 हमें प्राप्त हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखें तो 5 प्लस 10 दाए 100, 100 प्लस 5 105, और इधर 5 और 15 दाए 150, 150 और 5 155, दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब नियत किराया कितना है, नियत भाड़ा कितना है 5, और प्रति किलोमीटर भाड़ा है 10 रुपये। अब आगे और भी दिया हुआ है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर भाड़ा बराबर नियत भाड़ा लगेगा, 25 किलोमीटर का 25y लगेगा, x और y की वैल्यू हमारे पास है, दोनों पुट कर देते हैं। 5 प्लस 25y की वैल्यू है 10, 5 प्लस 250, यह आएगा 255 रुपये। इसलिए 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर भाड़ा 255 रुपये होगा। 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर भाड़ा बराबर 255 रुपये। आगे थर्ड क्वेश्चन का 5th पार्ट, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो जब भी भिन्न हमें माननी पड़े तो उसे x/y मानते हैं। तो माना भिन्न बराबर x/y। प्रश्नानुसार पहली शर्त देखिए कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। तो जैसे ये कहता है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं हम कि ये अंश है और ये हर है, दोनों में 2 जोड़ दिए जाएं तो कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। और दूसरी कंडीशन क्या कहता है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ये अंश है और ये हर है, दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो क्या बन जाती है, 5/6 बन जाती है। तो यहाँ से हम आर पार गुणा करेंगे। आर पार गुणा का मतलब है कि 11 की गुणा इधर कर देंगे और y
प्लस 2 की गुणा यहाँ 9 की तरफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11 गुणा x प्लस 2 बराबर 9 गुणा y प्लस 2। तो ये आर पार गुणा कुछ इस तरह से होती है, ठीक, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। अब यहाँ जो मैंने रेड पेन से जो काम किया है ये जस्ट आपको समझाने के लिए किया है मैंने। इसको आपने अपने नोटबुक के एग्ज़ाम के अंदर ऐसा नहीं करना है। 11 गुणा x, 11x प्लस 11 दूनी 22 पर 9y प्लस 9 दूनी 18। तो ये 11x माइनस 9y बराबर, इधर प्लस के 18 है और 22 राइट साइड में जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो 18 माइनस 22 माइनस के 4। तो ये हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से यहाँ से इस समीकरण से वही आर पार गुणा करना, हमें 6 की x प्लस 3 के साथ गुणा बराबर 5 की गुणा y प्लस 3 के साथ। आगे हल कर लेंगे इसको, 6x प्लस 6 की 3 के साथ 18, 5 की y के साथ 5y प्लस 5 की 3 के साथ 15। 6x माइनस 5y बराबर 18 राइट साइड में जाकर के 15 माइनस 18 माइनस के 3। ये समीकरण 2 होगा। अब वही प्रतिस्थापन विधि से हम इसको हल करेंगे। तो पहले समीकरण में देखिए, समीकरण 1 से हमें 11x बराबर 9y राइट साइड में ले जाइए, प्लस का हो जाएगा माइनस 4, या फिर x की वैल्यू आएगी 9y माइनस 4 बटे 11। इसे समीकरण 3 का नाम दे देता हूँ। x बराबर 9y माइनस 4 बटे 11 समीकरण 2 में पुट कर देते हैं। तो यह आएगा 6 और x की जगह पर पुट करेंगे 9y माइनस 4 बटे 11 माइनस 5 y बराबर माइनस 3। अब देखिए नीचे जो 11 है ये 6 से कट तो होता नहीं है, इसलिए इस 11 को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों तरफ प्रत्येक पद को 11 से गुणा कर दूंगा। तो जैसे यहाँ 11 से गुणा करें, इस पद को भी 11 से गुणा करें, इस पद को भी 11 से गुणा करें। ये जो मैंने लाल कलर से जो काम किया है ये आपने रफ काम करना है, रफ पेज पे थोड़ा साइड में काम कर लीजिएगा। अब देखिए क्या होगा, 11 से 11 कैंसिल हो गया। अब 6 की 9 के साथ गुणा, 6 9 में 54y माइनस 6 चौके 24 माइनस 11 5 55y बराबर माइनस 33। अब प्लस के 54 है, माइनस के 55y है, प्लस के 54y है और माइनस के 55y है, तो ये माइनस का y बचेगा और आगे माइनस 33 और ये 24 राइट में जाकर के प्लस हो जाएगा, तो माइनस 33 प्लस 24। तो ये माइनस y बराबर माइनस 9 आ जाएगा, या y बराबर 9 आएगा। अब y बराबर 9 समीकरण 3 में रख दें, y बराबर 9 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या होगा, इधर थोड़ी जगह कम है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि x बराबर 9 और y की जगह क्या रखना है हमने 9 माइनस 4 बटे 11।
9 में 81, 81 माइनस 4 77, 77/11, 11 एकम 11, 11 सतह 77। तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। तो x बराबर 7 और y बराबर 9 है, इसलिए भिन्न क्या बनेगी, भिन्न हमने माना था x/y, तो ये भिन्न हो जाएगी 7/9। अब हम इसे वेरीफाई करके देखते हैं कि दोनों तरफ दो दो अंश और हर दोनों में 2 2 जोड़ें तो 7 + 2 9 और 9 + 2 11, तो 9/11 हो जाएगी। और 3 3 जोड़ दें तो 7 + 3 10 और 9 + 3 12, तो 10/12। जो इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 5/6 ही बनेगी। आगे प्रश्नावली 3.3 के थर्ड क्वेश्चन का 6th पार्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए, ये जैकब है और ये इसका पुत्र है। इनकी वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की बात करता है, तो 5 वर्ष बाद जैकब बड़ा होगा, यानी उसकी उम्र ज़्यादा होगी तो 5 इसमें प्लस हो जाएगा। जब जैकब 5 वर्ष बड़ा होगा तो पुत्र भी 5 वर्ष बड़ा होगा तो इसमें 5 प्लस कर देंगे कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। कि अब ये 3 गुना है इससे, तो इन दोनों को अगर हमें बराबर करना हो तो छोटे वाले को 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तभी बड़े वाले के बराबर पहुंचेगी। और उसके बाद दूसरी शर्त दे रखी, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले जैकब छोटा था तो 5 इसमें से माइनस कर देते हैं। जब जैकब छोटा था तो पुत्र भी छोटा था, तो ये भी हम इसमें से माइनस कर देते हैं। अब ये कहता है कि 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु पुत्र की आयु से 7 गुना थी, तो पुत्र की आयु को 7 से गुणा कर देते हैं, जैकब के बराबर पहुंच जाएगा। तो एक समीकरण में यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, दूसरा समीकरण यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें लिखना क्या है वो देखते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। अब प्रथम शर्त के अनुसार क्या है, x + 5 बराबर 3 गुणा y + 5, या x + 5 बराबर 3 की y के साथ गुणा 3y + 3 की 5 के साथ गुणा 15, या x - 3y, 3y लेफ्ट में ले आइए, 5 राइट में ले जाइए, 5 इधर जा कर के 15 में से माइनस हो जाएगा तो 10 बचेगा। तो यहाँ से हमें एक समीकरण प्राप्त है। अब दूसरी शर्त के अनुसार क्या है कि x - 5 बराबर 7y - 35, या x - 7y और ये 5 इधर जा कर के प्लस हो जाएंगे तो ये माइनस के 30 बचेंगे। तो ये दूसरा समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है। तो समीकरण 1 से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x बराबर 10, 3y राइट साइड में जाकर के प्लस के हो जाएंगे, x + 3y, इसे समीकरण
3 मान लेता हूँ। x बराबर 10 + 3y समीकरण कहाँ से निकाला हमने, 1 से निकाला, तो 2 में पुट करने पर x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो क्या होगा, 10 + 3y, x की जगह पर मैंने रख दिया 10 + 3y और -7y बराबर -30। प्लस के 3y है, माइनस के 7y है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4y और ये 10 लेफ़्ट साइड में जा कर के, सॉरी 10 जो है राइट साइड में जा कर के माइनस का हो जाएगा, -30 और -10 -40। तो यहाँ से y बराबर -40 बटे -4 यानी 10 आ जाएगा। तो पुत्र की आयु जो है वो 10 वर्ष आ गई है। अब y की ये वैल्यू समीकरण 3 में रख दें, y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 10 + 3 × 10, 10 + 30 40, तो x बराबर 40। तो जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। अब अपने क्वेश्चन को चेक करने के लिए हम अपनी जो कंडीशन दे रखी है उसमें पुट करके देखते हैं।